फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अध्याय 6। तो बच्चों ये पहली फर्स्ट बुक का ये चैप्टर है। तो हमने अवकलज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सातत्य तथा अवकलनीयता जो चैप्टर है हम पढ़ चुके हैं। तो अवकलन करना तो हम सीख चुके हैं। तो अब अवकलज के अनुप्रयोग मतलब जो हम अवकलन करना सीखे हैं, जो अवकलज हम निकालना सीखे हैं, ठीक है ना, तो उसके अनुप्रयोग क्या है, मतलब उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों सबसे पहले तो मैं अभी करंट ईयर का जो सिलेबस है उसकी बात कर दूंगा। ठीक है, तो वैसे इसमें तो 5 एक्सरसाइज है टोटल बच्चों। ठीक है, जो मतलब 5 एक्सरसाइज का मतलब जो अवकलज के अनुप्रयोग हैं, तो कितने अनुप्रयोग हैं, एक तरीके से 5 अनुप्रयोग हैं। तो वो पांचों अनुप्रयोग पे एक्सरसाइज बनी हुई है। 5 एक्सरसाइज है। उसके बाद जो छठी लास्ट एक्सरसाइज है वो तो विविध है ना, विविध तो सब में है ही, लेकिन बिना विविध के जो मैं बता रहा हूँ वो 6.5 तक इसमें एक्सरसाइज है, क्योंकि अध्याय 6 है ना, तो 6.5 तक इसमें एक्सरसाइज हैं बच्चों। तो तुम्हें इस बार का मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो कोविड की वजह से थोड़ा सा तुम्हारा जो सिलेबस हटाया गया, तो बच्चों इसमें 6.1, ठीक है ना, 6.1 एक्सरसाइज हटा दी गई है। ठीक है, राशियों के परिवर्तन की दर। ठीक है, और दूसरा एक 6 मेरे ख्याल से 4 है। ठीक है ना, एक और सन्निकट वाला पोर्शन भी हटा दिया गया। तो 2 एक्सरसाइज कुल मिला के इसमें से 5 में से 2 एक्सरसाइज हटा दी गई हैं। तो अभी तुम्हारे सिलेबस में 3 एक्सरसाइज बची हैं खाली। ठीक है ना, तो 3 एक्सरसाइज, एक जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वर्धमान और ह्रासमान, दूसरा स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। ठीक है ना, और लास्ट जो है मतलब ये तो है 6.2। ठीक है, इसके बाद है 6.3, वो भी सिलेबस में, और उसके बाद 6.5 सीधा। ठीक है ना, तो ये 3 एक्सरसाइज सिलेबस में, और उसके बाद विविध एग्जाम, विविध के क्वेश्चंस वो जो इन तीनों पे बेस्ड हैं, विविध के केवल वो क्वेश्चन। तो ये तो बात ही सिलेबस की। ठीक है बच्चों, तो अब हम अवकलज के अनुप्रयोग देखते हैं कि अवकलज की मदद से, मतलब अब जो बच्चों ये चैप्टर, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अवकलज की मदद से हम क्या क्या चीज़ें निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज 6.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड उदाहरण और क्वेश्चन टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो बच्चों अगर, और इंग्लिश में इसको वर्धमान को बोलते हैं इंक्रीजिंग, ह्रासमान को बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो वर्धमान अगर तुम्हें पता चल रहा होगा, वर्धमान किसे कहते हैं बच्चों, वर्धमान का मतलब बढ़ता हुआ, जो बढ़ रहा है, जो वर्धमान मतलब जो बढ़, इंक्रीजिंग का मतलब भी होता है बढ़ना। ठीक है ना, वर्धमान का मतलब भी होता है बढ़ना। और ह्रासमान, ह्रास होना किसी चीज का, ह्रास का मतलब होता है कम होना। ठीक है, सबसे पहले तो वर्ड का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, इसका हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर तुम्हें मीनिंग पता है तो आधा काम तो उसी से हो जाता है। ठीक है, तो वर्धमान का मतलब कि बढ़ता हुआ, और ह्रासमान का मतलब घटता हुआ। ठीक है, तो वर्धमान फलन, हम 2 प्रकार के फलन पढ़ेंगे, एक वर्धमान फलन है, एक ह्रासमान फलन, मतलब एक बढ़ता हुआ फलन और एक घटता हुआ फलन। ठीक है, तो अब इसको हम जो ग्राफ है इससे और अच्छे से समझ पाएंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन को। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो ये बढ़ते हुए फलन दिख रहे हैं, देखो ये फलन यहाँ से चला है। ठीक है ना, तो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। ठीक है ना, वर्धमान फलन। ऐसे ये भी देखोगे तो ऊपर की ओर सीधा बढ़ता जा रहा है, मतलब हम एक्स की ओर, जैसे जैसे हम इधर की ओर जा रहे हैं तो हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम इधर की ओर ले रहे हैं, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक्स की वैल्यू इधर, एक्स मतलब इधर की ओर हम चल रहे हैं, जैसे एक्स की वैल्यू मतलब 1 है, तो मान लो वाई की वैल्यू भी 1 है, तो एक्स की वैल्यू जैसे 2 हुई तो वाई की वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक है, तभी तो फलन ऊपर बढ़ता जाएगा। एक्स की वैल्यू मतलब 5 हुई तो वाई की वैल्यू भी ज़्यादा हो गई, 6 हो गई, मान लो 7, तो मतलब एक्स के साथ साथ वाई की वैल्यू भी अगर बढ़ती जाए, ठीक है, मतलब एक्स बढ़ता जा रहा है, हम हमारे चलने की दिशा इधर की ओर है, हम इधर चल रहे हैं, तो जैसे ही हम एक्स में इधर की ओर चल रहे हैं वैसे ही वाई की वैल्यू भी बढ़ जा रही है, तो इसीलिए तो हम ऊपर 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 जाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्धमान फलन हो गया। ठीक है ना, ऐसे इसमें भी बढ़ रहे हैं। अब देखें, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे बच्चों, एक निरंतर शब्द भी आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहले मैं एक बात और चीज क्लियर कर दूं। ठीक है, दरअसल हो क्या रहा है बच्चों की, जो नई बुक्स आ रही है ना, ठीक है, जो नई वाली किताब है उसमें ये निरंतर को हटा दे रहे हैं वो। ठीक है ना, निरंतर हटा रहे हैं वो, निरंतर नहीं है उसमें। ठीक है ना, निरंतर शब्द खाली वो बोल रहे हैं वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। ठीक है ना, निरंतर को नहीं बोल रहे हैं नई किताबों में। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी पुरानी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, क्यों बता रहा हूँ पुरानी किताब से,
ठीक है। मेरे पे है नया वाली भी मेरे पे है ये, लेकिन मैं पुरानी से ही बता रहा हूँ जानबूझ के, इसलिए क्योंकि मैंने जो भले ही इन्होंने बुक में चेंजेस कर दिया हूँ, लेकिन मैं जो क्वेश्चन से देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं क्वेश्चन किसके, मैंने एग्जाम के देखे, इसी साल के एग्जाम का मैंने क्वेश्चन देखा, तो उन्होंने निरंतर करके पूछा है, ठीक है ना, उन्होंने निरंतर करके पूछा है, जबकि जो इसी साल का पेपर है, ठीक है। तो इसका मतलब बुक्स भले ही चेंज कर दी हैं, लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके से पूछ रहे हैं, तो ताकि तुमको ये नॉलेज भी रहे, तो इसलिए मैं निरंतर ही बता रहा हूँ। बाकी मैं ये भी बता दूंगा तुम्हें, बाई चांस वो निरंतर ना बताएं बोले तो क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें इन दोनों को एक ही मानना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पहली बात तो है ही नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग, कि वर्धमान अलग और निरंतर। ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे में जो बच्चों दे रखे हैं वो निरंतर करके दे रखे हैं। अगर वो निरंतर शब्द हटा देंगे, मान लो एग्जाम में निरंतर हटा देंगे, तो भी तुमने करना कैसे, ऐसे ही करना है निरंतर की तरह ही, ठीक है ना। तो अब समझा देता हूँ वर्धमान और निरंतर में अंतर कितना होता है। बहुत कम अंतर होता है। जो वर्धमान फलन और निरंतर वर्धमान फलन है, केवल इतना अंतर होता है कि निरंतर वर्धमान फलन है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निरंतर वर्धमान मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है और रुक ही नहीं रहा कहीं पे बीच में। कंटिन्यूटी में जो बढ़ता जाए, लगातार बढ़ता जाए, उसे बोलते हैं निरंतर वर्धमान। मतलब इसका अगर तुम्हें हिंदी में ही अर्थ पता हो ना सब चीजों का, निरंतर का, वर्धमान का, तो आधा तो तुम्हारा काम वैसे ही आसान हो गया कि जो लगातार बढ़ता जाए, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, निरंतर वर्धमान। ये भी वर्धमान है, लेकिन ये अब निरंतर क्यों हटाया, इससे निरंतर इससे हटाया बच्चों, ध्यान से देखोगे, ये जब यहाँ से यहाँ तक चले तब तक कंटिन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तुम देखोगे तो ये रुक गया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो ये रुक गया है, फिक्स यहीं पे हो गया ना। मान लो y के फलन होता क्या है, फलन y होता है ना, तुम्हें इतना पता है ना, फलन हम लेते हैं ना, फलन fx इक्वल टू कुछ लेते हैं, fx की वैल्यू कितनी होती है y, तो फलन से मतलब है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मतलब x के साथ साथ क्या y की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तुम देखोगे कि x के साथ साथ यहाँ तक तो y की वैल्यू बढ़े जा रही है, यहाँ तक तो बढ़ गई, इसके बाद y की वैल्यू फिक्स हो गई। मान लो यहाँ पे y का मान मान लो 5 है, तो क्या होगा, x की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, लेकिन y की वैल्यू 5 ही है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, फिक्स हो गई ना y की वैल्यू 5। फिर थोड़ी देर बाद फिर बढ़ने लग गई 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो फलन बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक भी फलन बढ़ा, लेकिन बीच में रुक गया, ठीक है ना, ना बढ़ा ना घटा, कुछ नहीं हुआ, उतना ही फिक्स हो गया। मतलब यहाँ से 5 तक पहुंचा फलन, 5 पे टिक गया वो, फिर थोड़ी देर बाद फिर चलने लग गया, ठीक है। बढ़ा तो है ये, लेकिन बीच में एक जगह पे ये रुक गया था, ठीक है। तो इस वजह से इसको निरंतर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये कंटिन्यू में बढ़ता ही चला गया, तो इसे निरंतर वर्धमान बोल रहे हैं, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे ह्रासमान। तो सेम बच्चों वही ह्रासमान में भी होगा। वर्धमान कैसा था, वर्धमान बढ़ता हुआ फलन था ना, तो ह्रासमान फलन कैसा होगा, सिंपल सी बात है, वो घटता होगा, और यह है निरंतर ह्रासमान। तो सेम वही चीज बच्चों, जो फलन क्या है, जैसे जैसे हम x की ओर, जैसे डायरेक्शन, जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाएं तो y का मान कम होता जाए। पहले x का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे थे तो y का मान भी बढ़ रहा था ना, लेकिन इस बार हम x का मान अगर बढ़ा रहे हैं, मतलब दाईं ओर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो y का मान इस बार बढ़ नहीं रहा बल्कि कम होता जा रहा है। इस वजह से ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। जब हम इधर की ओर जा रहे हैं तो ये ग्राफ इस बार ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये निरंतर नीचे जाया जा रहा है, इसलिए निरंतर ह्रासमान है। ये वाला भी नीचे गया, लेकिन बीच में ये स्थिर हो गया था इस जगह पे, इस वजह से इसे खाली ह्रासमान फलन कह रहे हैं। तो कुल मिला के तुम्हें मोटा मोटा ये भी ध्यान रखो कि जो बढ़ता हुआ है वो वर्धमान है, जो घटता हुआ वो क्या है, ह्रासमान है। और जो कंटिन्यूटी में घटता हुआ है, कंटिन्यूटी में बढ़ता हुआ है, वो निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। बीच में थोड़ा कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, ठीक है, कांस्टेंट ही हुआ है वो, ऐसे नहीं कि जैसे बढ़ने वाला घटने लग गया, ऐसा नहीं, बस कांस्टेंट हो गया, वो ना घटा ना बढ़ा बीच में, ठीक है, तो वो ह्रासमान कहलाता है खाली, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एक चीज, मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई ग्राफ, जरूरी थोड़ी कि कोई ग्राफ तुमने ये बनाया है, ठीक है ना, कि वो हमेशा बढ़ता ही रहे, ये मतलब बढ़ता ही रहे या घटता ही रहे। कभी ऐसा हो गया कि वो पहले तो बढ़ा, थोड़ी देर बाद फिर घट गया, फिर बढ़ गया, जैसे कि ये वाला देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ग्राफ है, देखो यहाँ से जब यहाँ तक गया तो बढ़ा ना, है देखो निरंतर बढ़ाई, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक घटने लग गया निरंतर, फिर बढ़ने लग गया, फिर घटने लग गया, इसका मतलब ये बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। तो अब ऐसे को हम क्या बोले, ठीक है। तो अब दो तरीके से बोल सकते हैं, तुम ये भी बोल सकते हो कि अरे ये तो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो ह्रासमान और वर्धमान दोनों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम दूसरी चीज भी बोल सकते हैं कि ये ना ह्रासमान होगा ना
वर्धमान। तो बच्चों इसको यही बोला जाता है, क्या इसको बोला जाता है, ना तो ये वर्धमान है, जो दोनों चीज होता है ना, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं ना तो ये वर्धमान है और ना ही ये ह्रासमान है, ठीक है, जो बढ़ता भी है और घटता भी है। जिस इंटरवल में, मतलब हमें इंटरवल दे दिया जाएगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, तो बोल दिया कि ये बताओ इस इंटरवल में इतने से लेके इतने तक में जो ये फलन है वर्धमान है या ह्रासमान। तो अगर वो उस इंटरवल में बढ़ भी रहा है और साथ में घट भी रहा है तो हम बोलेंगे ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। लेकिन मान लो इंटरवल छोटा कर दिया, थोड़ा यहाँ से लेकर यहीं तक कर दिया, तो हम बोलेंगे कि वो बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कर दिया तो बोलेंगे कि घट रहा है। लेकिन इंटरवल थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ तक कह दिया, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ बढ़ रहा है, आधे में घट रहा है, तो ना तो वो बढ़ रहा है, ना तो वर्धमान है, ना ह्रासमान फलन है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया ग्राफिकल। अब थोड़ा सा इसको और गणितीय भाषा में इसको और अच्छे से हम समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, माना किसी फलन f के प्रांत में आई एक अंतराल, कोई फलन है उसके प्रांत में आई एक अंतराल है। तो ये सब मैंने अभी बताया था, ग्राफिकली बताया था, अब लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो किसी अंतराल i में f कोई फलन वर्धमान है। कब वर्धमान होता है? जब x1 x2 बड़ा है x1 से, और क्या हो, fx2 भी क्या हो, fx1 से बड़ा हो। क्या मतलब हो इसका, ठीक है। अब तुम्हें ये भी तो बताया था मैंने कि fx का मतलब क्या होता है बच्चों, fx का मतलब y होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x2 बढ़ता जा रहा है, मतलब x2 का मान x1 से बड़ा है, तो y का मान भी क्या है, x2 पे जो हमने y की वैल्यू निकाली, ठीक है, फलन की वैल्यू निकाली, वो भी बड़ी है, ठीक है। सेम जो ये चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ भी लग रहा है, तो तब कौन सा क्या होता है, वो वर्धमान होता है, ठीक है। जब ये दोनों चिन्ह क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो बच्चों क्या होता है, वर्धमान होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान में ये इक्वल टू वाला साइन हट जाता है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि x2 की वैल्यू क्या है, x1 से बड़ी है, ठीक है, तो fx2 की वैल्यू भी क्या है, fx1 से बड़ी है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बस बढ़ता ही जा रहा है, बीच में कहीं पे कांस्टेंट भी नहीं हुआ, बराबर नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है ह्रासमान। तो ह्रासमान में क्या होगा बच्चों, x2 की वैल्यू अगर x1 से बड़ी है, ठीक है, लेकिन अब उल्टा हो गया, अब fx1 की वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू तो इससे क्या है, छोटी है, या बोल सकते हैं x2 की वैल्यू तो बड़ी है, लेकिन यहाँ पे अब fx2 की वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है, उल्टा हो रहा है। जब वैसे उल्टा होता है, मतलब x की वैल्यू तो हम बढ़ रहे हैं आगे की और y की वैल्यू गिर रही है नीचे की ओर, उल्टा होता तो f क्या होता है, ह्रासमान होता है, ठीक है। बस इक्वल टू का साइन आएगा तो ह्रासमान होगा, इक्वल टू का साइन हट जाएगा तो निरंतर ह्रासमान होगा। तो इसमें तुमने मेन चीज क्या देखी, अगर ये x1 लेस देन x2 है तो यहाँ पे भी वही साइन आएगा, लेस देन, ठीक है, तब तो वर्धमान वाली कंडीशन आएगी। और लेकिन अगर यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे ग्रेटर देन है, उल्टा साइन हो गया, तब ह्रासमान वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था। नॉर्मली ये तुम्हारा एग्जाम में इस तरीके से पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये तुम्हें समझना भी जरूरी है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे जो ये यहाँ पे तुम्हें समझाया ना, इसके बेस में एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, केवल ये चीज समझाने के लिए। फिर से मैं बता दूं कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, अब एग्जाम में कैसे आने वाले हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उदाहरण 7, ठीक है ना, क्या है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन जो fx है वो r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। ये बताना है कि निरंतर वर्धमान फलन। तो बच्चों क्या बताया था मैंने अभी देखो, निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान फलन की क्या खास बात होती है, निरंतर वर्धमान फलन होता है x1 छोटा है x2 से, या बोलते हैं x2 बड़ा है x1 से, ठीक है ना, x2 बड़ा है x1 से, तो fx2 भी fx1 से बड़ा है, ठीक है ना। मतलब अगर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो fx की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो x2 बड़ा है x1 से और fx2 भी बड़ा हो गया fx1 से। अगर हमने ये दिखा दिया तो हम इजीली ये सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे, x1 लेस देन x2 से, और इसको आगे सॉल्व करते रहेंगे। और अगर हमने fx1 सेम ये चिन्ह यही रहा और हमने fx1 और fx2 ऐसे दिखा दिया तो हम बता देंगे कि निरंतर वर्धमान है। तो देखो बहुत आसान है, क्या करना है तुमने शुरुआत यहीं से करनी है, x1 लेस देन x2 से, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको ये बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ऐसा कैसे बनाएंगे, देखो ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें किसकी कमी लग रही है, x के साथ क्या गुणा में है, 7 ना, तो क्या करेंगे, दोनों ओर 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या किस चीज की कमी रह गई, -3 की, तो दोनों ओर क्या कर देंगे, -3 घटा देंगे। तो हमने देखा fx की वैल्यू जब ये है तो ये वैल्यू किसकी आ गई, fx1 की, और ये वैल्यू किसकी आ गई, fx2 की आ गई। तो यहाँ से क्या हो गया, fx1 इज लेस देन fx2, ये हो गया ना। तो इससे हमें पता चल गया कि क्या है,
ये आर पर निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। लेकिन बच्चों अब मैं आगे एक चीज बताने जा रहा हूँ कि तुम अगर ध्यान से, तुमने अगर दिमाग लड़ाया होगा, ठीक है ना, अगर तुमने सोचा होगा और अगर तो तुमने एक चीज ध्यान दी होगी अगर सोचा होगा तो, ठीक है। और नहीं सोचा होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। क्या चीज हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग। तो तुमने एक चीज ध्यान दी, अगर अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो किसका यूज होना चाहिए, अवकलज का यूज होना चाहिए था। मतलब जो हम अवकलन करना सीख रहे थे उसका यूज होना चाहिए था। तो उसका यूज हुआ कहीं से सॉल्व करने के लिए? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अवकलज का यूज हुआ कहीं पे? बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो एक तरीके से अभी हमने वो काम करना शुरू ही नहीं किया है जो हमारा चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर तो है अवकलज का अनुप्रयोग करना है हमें, ठीक है ना। ये हमने बिना अवकलज के अनुप्रयोग किया क्योंकि हमने इसका केवल जो एक तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझा है, ठीक है ना। तो अभी हम उस कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे थे कि वर्धमान ह्रासमान फलन होता क्या है और ये अवकलज के बिना भी अगर हमें देखना हो तो ये किस टाइप से निकाला जाता है, ठीक है। तो लेकिन चैप्टर अभी जो ये एक्सरसाइज है बच्चों जो मेनली डिपेंड है वो है कि अवकलज की मदद से, तो वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। और इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें अवकलज से भी बताऊंगा और तुम्हें एक चीज दूसरी डिफरेंस भी पता चलेगा कि यही क्वेश्चन देखो अवकलज से कितना आसान बन जाएगा, यही वाला क्वेश्चन सेम उदाहरण साथ ही, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कि अवकलज से कैसे करना है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्धमान तथा ह्रासमान फलनों के लिए प्रथम अवकलज परीक्षण, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अगर कोई फलन f अंतराल a b में संतत और a b में अवकलनीय है, ठीक है, तो a b में f निरंतर वर्धमान है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जैसे कि मैंने बताया निरंतर हो चाहे वर्धमान हो दोनों के लिए एक ही कंडीशन लगाना, ठीक है ना। तो मैं निरंतर इसलिए ले रहा हूँ, निरंतर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दरअसल तुम्हारे में एग्जाम में निरंतर भी पूछा गया था, तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो भी निरंतर वाले एक्सरसाइज क्योंकि मैं निरंतर से ही कराऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम में बिना निरंतर के भी आ जाए, मतलब निरंतर हटा दें और बोलें कि वर्धमान और ह्रासमान ही लिखें खाली, तो भी तुम्हें सेम ऐसे ही करना है बच्चों, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि निरंतर वो हटा भी दें तो तुम्हें निरंतर वाले की तरह ही करना है। तो ए से बी में अगर एफ निरंतर वर्धमान है तो कब होता है वो निरंतर वर्धमान? तब होता है अगर एफ डैश एक्स, देखो आ गया ना, अवकलज आ गया, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। 0 से बड़ी तुम जानते हो 0 से बड़ी का क्या मतलब, इसको एक दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं, 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है धन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो फलन दे रखा है हमें, अगर उसका हम अवकलन करते हैं वो धनात्मक आ जाए, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि जो भी अंतराल हमें दिया है उस अंतराल में फलन कैसा हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। तो बहुत सिंपल सा, तुम्हें केवल ये याद रखना है कि अगर क्या है उसका अवकलन करके धन में आ जाए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब धन में आ जाए तो वो फलन कैसा होता है, निरंतर वर्धमान होता है। और अगर क्या आ जाए, अगर उसका अवकलन करें मतलब एफ डैश एक्स, और वो क्या आ जाए ऋण में आ जाए, तो वो क्या होता है, निरंतर ह्रासमान होता है, ठीक है। बहुत सिंपल तो है, ठीक है। अब ये पूरी लैंग्वेज को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, केवल इतना याद रखो कि किसी फलन का तुमने अवकलन किया, रेंज तो उन्होंने दे ही रखी होगी, ठीक है ना, अंतराल तो उन्होंने दिया ही होगा, लेकिन अगर तुमने फलन का अवकलन किया तो वो आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब है सीधा सीधा वर्धमान, ठीक है ना, निरंतर वर्धमान। और अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का मतलब है निरंतर ह्रासमान मतलब घटता हुआ, ठीक है। लेकिन सोचो कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ना पॉजिटिव आई ना नेगेटिव आई बल्कि क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है, तो वो कैसा फलन होगा बच्चों, अचर फलन होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना अचर का ही अवकलन करने का 0 आता है। लेकिन फिलहाल तुम्हें ये कंडीशन मिल लेनी वाली है जल्दी से, क्योंकि तुम जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो वर्धमान ह्रासमान का पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये ऊपर की 2 कंडीशन ही मिलेंगी बार बार, ठीक है ना, या तो ग्रेटर देन 0 मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यही कंडीशन मिलने जा रही है तुम्हें। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो बच्चों इसके क्वेश्चन बनते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन इसके बनते हैं नॉर्मली, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें बनेंगे लेकिन 2 ही प्रकार के बनते हैं। कैसे, एक तो प्रकार का ये होता है कि बच्चों की तुम्हें सीधा सीधा फलन दे देते हैं, वो अंतराल भी दे देते हैं और बोलते हैं कि बताओ कि ये फलन इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है या नहीं है, निरंतर ह्रासमान है या नहीं है। मतलब एक में तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ
वर्धमान है या नहीं है, ह्रासमान है या नहीं। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बच्चों होता है अंतराल का। मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें एक फलन दे देते हैं और कहते हैं वो एक अंतराल भी दे देते हैं या नहीं भी देते हैं एक अंतराल। वो कहते हैं तुम बताओ कि ये फलन किस अंतराल में ये वर्धमान है, किस अंतराल में ये ह्रासमान है। ठीक है ना, ऐसे भी वो कहते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक अंतराल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि हमें खुद से अंतराल भी निकालने हैं पहले, ठीक है ना, सबसे पहले खुद से हमें अंतराल भी निकालना है, फिर उन अंतरालों में चेक करके बताना है कि किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है। ठीक है ना। एक होता है जिसमें अंतराल नहीं निकालना है, सीधा सीधा वो पूछेंगे कि बताओ कि वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है। अब हम सबसे पहले बच्चों देखेंगे इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से, ठीक है ना, इसी वाले मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि एग्जाम में तो अब तो तुम्हारे अवकलज के अनुप्रयोगी है ना, ठीक है। अगर आएगा तो ऐसा तो कहेंगे नहीं कि वो नॉर्मल मेथड से करो, तो तुम्हें इसका मैं अगर अल्टरनेट बता दूं तुम्हें, और तुम एग्जाम में करोगे भी उसी से ही, ठीक है ना, करना भी उससे ही चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो मैंने खाली ऐसे ही बताया था समझाने के लिए। तो इसका अगर वैकल्पिक विधि हम देखें, ठीक है ना, कौन सी वाली, अवकलज वाली, क्योंकि अब हमने अवकलज पढ़ लिया है। ठीक है। तो अभी भी मैंने क्या बताया था बच्चों, क्या करना है तुम्हें, f(x) दे रखा है ना, ठीक है ना, 7x - 3 है। तो मैंने क्या बताया, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको चेक करने के लिए, ये बताने के लिए कि क्या ये निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है, तो उसके लिए तुम्हें इसका क्या कर लेना है, अवकलन कर लेना है। ठीक है। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो 7x - 3, तुम्हें पता -3 का तो 0 हो जाएगा, 7x, x का 1 होता है ना, तो अवकलन करके कितना आया बच्चों, 7 आया ना। तो 7 क्या आया, 7 कैसी संख्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही तो आया। इसका मतलब है f(x) है वो क्या आ गया, 0 से बड़ा आया, मतलब पॉजिटिव आया। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, 0 से बड़े का मतलब क्या हो गया, कैसा होगा, निरंतर वर्धमान। तो अतः क्या होगा, अतः f क्या है, r पर निरंतर वर्धमान है। तो तुमने देखा कितना इजीली, कितना ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, और अवकलज की मदद से, अवकलज के अनुप्रयोग से यही क्वेश्चन कितना छोटा हो गया। देखो हुआ ना, देखो यही क्वेश्चन कितना बड़ा था, और अवकलज के अनुप्रयोग से बस इसका अवकलन किया और देखा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और हमें पता चल गया। ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होने वाले। ठीक है। तो लेकिन ये देखो, जब जो क्वेश्चन अवकलज से इतना छोटा हुआ, एक लाइन में ये हो गया, और वो बिना अवकलज के देखो कितना बड़ा हुआ। तो सोचो और कोई जो थोड़ा सा बड़े वाले होंगे क्वेश्चन, वो कितने प्रॉब्लम क्रिएट होगा हमें इस मेथड से, इस वाले मेथड से करने में। ठीक है। तो इसलिए अवकलज के अनुप्रयोग का ये बेनिफिट है। ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं जरा कुछ क्वेश्चन और बड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो अब मेन तुम्हें जो ये है, इसका मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है। पूरी इसकी थ्योरी मैंने तुम्हें समझा दिया, कोई ग्राफ से तुम्हें समझा दिया। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो अभी जहाँ तक बात है अंतराल वाले, तो वो अंतराल वाले कैसे करने होते हैं, ठीक है, वो मैंने नहीं बताया ना। तो वो जब क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, एक अंतराल वाला हमें उदाहरण लेंगे अभी, तो उससे तुम्हें वो अंतराल वाली बात भी एकदम से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अंतराल वाले तब बाद में देखते हैं, जैसे ही वो एग्जाम्पल आएगा, उदाहरण आएगा। ठीक है। पहले सबसे पहले उदाहरण 8 देख लेते हैं। दिखाइए कि जो प्रदत्त फलन ये है, ये r पर निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है। इसको अगर पुराने मेथड से करने लगे, ये तो x की घात 3 में है, सोचो कितनी परेशानियों में होने जा रही है। ठीक है। तो पुराने मेथड से करना तो इतना आसान ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो अब नए वाले मेथड से ही इतना आसान नहीं है, तो पुराने से कहाँ से होगा। ठीक है ना। तो हम इसे कौन से वाले से करेंगे, हम इसको अवकलज के अनुप्रयोग से ही करेंगे। तो क्या मेथड बताया था मैंने ये बोला था, अवकलज के अनुप्रयोग से क्या करते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग में क्या कर देते हैं, हम जो भी फलन दिया होता है उसका क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। ठीक है ना। एक बार अवकलन करते हैं, बस खाली अवकलन कर लेते हैं। उसके बाद उसका देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो बोलते हैं कि निरंतर वर्धमान है, और नेगेटिव है तो बोलते हैं निरंतर ह्रासमान। तो हम f(x) है, पिछली बार लेकिन अवकलन करके कितनी आसान चीज आ गई थी। देखो जैसे अवकलन किया तो 7 आया था, तो 7 के बारे में हमें एकदम क्लियर पता था कि 7 धन संख्या होती है। लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कत होगी। कैसे, इस बार अगर हम अवकलन करेंगे बच्चों, ठीक है, हर बार एकदम से पता नहीं चलता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे इस बार ही देखो f(x) को जैसे ही हमने अवकलन किया तो x³ का कितना हो जाएगा, 3x²। ठीक है। -3x² का कितना होगा, 3 दूनी 6x। अवकलन करना तो आता ही है। 4x का अवकलन कितना होता है, 4। ठीक है। अवकलन कर दिया तो हमें f(x) का अवकलन करके ये मिला बच्चों। देखो तो क्या तुम इसको देख के बता सकते हो कि धन है या ऋण है। देखो हम तो कुछ भी नहीं बता सकते इसको देख के कि धन है कि ऋण है।
यहाँ पे एक ऋण का चिन्ह भी है, मान लो यही पॉजिटिव होता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं बोल सकते, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव भी रख सकते हैं। और एक्स की वैल्यू है क्या, एक्स की वैल्यू आर है। आर का मतलब है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में कोई भी संख्या हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ना एक्स की वैल्यू कोई भी यहाँ रखे तो हमेशा धन ही आएगा, जरूरी थोड़ी है, ऋण भी तो आ सकता है। तो हमें इसे कुछ इस रूप में लिखना पड़ेगा कि हमें कंफर्म हो, मतलब कंफर्मेशन आ जाए कि धन ही आएगा। जैसे अभी तो तुम्हें ये तो कंफर्म है ना कि 4 धन का है, ठीक है ना, ये तो कंफर्म है 4 धन का है। तुम्हें ये भी कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर भी धन का है, ठीक है ना, तो यानी कि धन और इसकी गुणा 3 से करोगे ये भी धन का है, तो ये तो पता लग गया ये धन है, ये भी धन है। लेकिन यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मान लो एक्स की वैल्यू 5 ही हो जाती है, प्लस की 5, ठीक है, 5 6 के 30, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, फिर ये माइनस हो गया, प्लस प्लस हो गया, तो हो सकता है ओवरऑल माइनस हो जाए। तो हम कुछ भी इसको देख के बच्चों नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक यूज करना पड़ेगा, वो यूज है पूर्ण वर्ग का। अगर हम पूर्ण वर्ग का यूज करके इसे करेंगे तो हम कंफर्मेशन बता देंगे कि ये धन ही आएगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान तभी होगा जब धन में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग के लिए मैंने सबसे पहले बताया था ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कर देंगे, 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करेंगे 4 को भी छोड़ देते हैं अलग, क्योंकि 3 हम कॉमन वैसे तुम चाहो तो इसमें भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पूरे में 3 कॉमन लेके यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। फिलहाल मैंने नहीं लिया, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 3 कॉमन लेके और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4/3 आएगा, लेकिन फिलहाल मैंने उस 4 को अलग ही रखा। दोनों तरीके सही हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कैसे बताया था मैंने, याद होगा तुम्हें, क्या करते हैं, जो 2 है इसका आधा करते हैं, एक का वर्ग एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, जो जोड़ने वाला है उससे फॉर्मूला बनता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये फॉर्मूला बन जाता है ना। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ इसे, तो ये हो गया x+1 था ना, नहीं x+1 नहीं, x-1 था, क्योंकि बीच में -2x था ना, तो x-1 का होल स्क्वायर ये बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे -1 है, और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। मैं 3 के अंदर गुणा कर लेता हूँ, 3x-1 का स्क्वायर, 3 के अंदर गुणा करी -1 से, तो -3 प्लस 4, 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 1। अब देखो, अब जो हमें फॉर्म मिली है, पहली वाली फॉर्म तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो इस फॉर्म से देखो साफ पता चल रहा है कि धन है। क्यों, 3 कैसी संख्या, धन, x-1 का वर्ग, तो किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं कैसा था, धन, तो धन गुणा धन, तो धन ही होगा। और प्लस 1 भी कैसी संख्या, धन, तो धन प्लस सारी चीजें धन है, धन धन प्लस धन, तो सारी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल कितना आएगा, पॉजिटिव। तो ये वो वाला रूप है जिससे हम बता पाए कि पॉजिटिव है, तो हम कह देंगे एफ क्या आपका निरंतर वर्तमान है। आ गया बच्चों समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे उदाहरण 9 है, सिद्ध कीजिए। दूसरा बच्चों, इससे जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अवकलज ख्याल नहीं बल्कि कंफर्म है, पहले तो इससे अवकलज का अनुप्रयोग जो चैप्टर आता था ना बच्चों, इससे पहले 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है ना, मतलब 10 नंबर का आता था इससे। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो तो कंफर्मेशन था कि वो लास्ट वाली एक्सरसाइज से ही पूछा जाता था, मतलब जो कौन सी एक्सरसाइज है, 6.5 एक्सरसाइज है, उससे ही 6 नंबर का पूछा जाता था। 4 नंबर का शुरू की किसी भी एक्सरसाइज से आ सकता था। अब थोड़ा चेंज हुआ है इसमें बच्चों, अब हुआ है एक 1 नंबर का है, एक 2 नंबर का और एक 6 नंबर का है, 1 + 2 + 6, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ है, अभी भी वही है, जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है बच्चों वो लास्ट एक्सरसाइज से ही पूछा जाता है, 6.5 से, ठीक है ना, 6 नंबर वाला। तो बचा 1 और 2 नंबर के, जो वो 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन है वो आप किसी भी एक्सरसाइज से पूछ सकते हैं। जैसे 2 नंबर का भी मैंने देखा था इस साल, इसी एक्सरसाइज से आ रखा था, ठीक है। तो अब नॉर्मली तुम्हारे हिस्से में 1 या 2 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 नंबर के जैसे यही है, तो ये भी 2 नंबर के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन, तो 2-2 नंबर के आराम से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। 2-2 नंबर के क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं या उसके अगले वाले। अब तो तुम्हारा क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, तो साफ साफ क्लियर बात है कि क्योंकि 3 ही एक्सरसाइज रह गई है, ठीक है, 3 ही एक्सरसाइज रह गई है, तो सिंपल सी बात है कि जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उससे 6 नंबर का आएगा, और जो 2 एक्सरसाइज बची हैं, एक ये वाली और एक इसकी अगली वाली, इन्हीं से 1 नंबर का आएगा और 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये अब कंफर्म हो गया कि 1 से 1 नंबर का, 1 से 2 का और 1 से 6 का आएगा। तो अब हम देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है, ठीक है, fx = cos x, ये फलन दे रखा है, बताना है कि 0 से पाई में ये निरंतर वर्धमान है, बताना है नेक्स्ट पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है, सॉरी ये निरंतर ह्रासमान है, ये निरंतर वर्धमान है। 0 से 2 पाई में बोलना है, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो बच्चों सबसे पहले देखो क्या बताया था,
दिमाग में तुम्हें यही बात रखनी है, ठीक है। क्या कि जब भी हमसे पूछा जाता है कि बताओ कि निरंतर मतलब वो इंटरवल खुद देते हैं उस केस में, ठीक है ना। इंटरवल अगर उन्होंने खुद दे रखे, पूछा जाता है कि बताओ कि निरंतर वर्तमान है, निरंतर ह्रासमान है, ऐसे पूछा जाता कभी भी, तो तुम्हारे दिमाग में सीधा ये आना चाहिए कि तुम्हें अवकलन कर देना है इसका और देखना है कि इस इंटरवल में तो धन आ रहा है या ऋण आ रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही तो तुम्हें देखना है। तो बच्चों इस बार थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, अभी तक आर पे बोल रहे थे ना, मतलब पूरी वास्तविक संख्याओं में बोल रहे थे, अब 0 से पाई, पाई से 2 पाई, अब तुम्हें थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा इंटरवल में, ठीक है। तो लेकिन देखना फिर भी वही है। सबसे पहले तुम क्या चाहते हो, सबसे पहले चाहते हो ना कि 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान, ये चेक करना चाहते हैं ना। लेकिन करना तो फिर भी वही है, क्या, जो फलन दिया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो फलन दिया है सबसे पहले उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो एफ एक्स दिया था ना, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन कर देंगे बच्चों। तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स। तो आ गया तुम्हारे सामने माइनस साइन एक्स। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता कि माइनस साइन एक्स है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तुम खाली माइनस को देख के मत, मतलब ऐसी गड़बड़ी मत करना कि मतलब मान लो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स आया, तुमने फलन अवकलन किया, माइनस साइन एक्स आया, तुमने बोला अरे माइनस है ये, इसका मतलब ये ह्रासमान होगा, सर ने ये बोला था कि माइनस होता तो ह्रासमान होगा। अरे माइनस कहाँ से आया, अभी ये भी तो नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, तुम्हें ये नहीं पता कि साइन की वैल्यू, साइन की जो भी वैल्यू है वो प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है ना, तो वो तो कुछ भी हो सकती है। अगर मान लो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो, ठीक है ना, मान लो साइन की वैल्यू कुछ इस तरीके से हमने ली कि क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और मान लो हम इसको क्या लेंगे, प्लस वाली वैल्यूज ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको एकदम से इस नतीजे पे नहीं पहुंचना, ठीक है। अभी हमें इसका अवकलन निकाल लेना। अब हमें एक सबसे पहले पहला वाला लेना है 0 से पाई में। तो 0 से पाई में बच्चों थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, मैंने पहले बताया भी था तुम्हें। ये होता है 0 एंगल, ये π/2, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2, ठीक है ना, मतलब 270 होता है। यहाँ पे फिर हम वापस आ जाते हैं तो 2 पाई। तो बात करें तो ये तुम्हें ऑलरेडी पिछली क्लासेस में मैं बता रखा हूँ, ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यहाँ पे ऑल प्लस होता है, यहाँ पे साइन और उसका व्युत्क्रम कॉसेक प्लस होता है, टेन और कॉट प्लस होता है, यहाँ पे कॉस और सेक प्लस होता है, मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा। बाकी यहाँ पे बाकी के 4 साइन और कॉसेक के अलावा बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट के अलावा बाकी 4 नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे भी बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, इतना तुम्हें पता ही है ना। तो अब देखो हमें चाहिए 0 से पाई है, तो बच्चों देखो 0 से पाई, तो ये रहा 0, ये रहा पाई, तो हम ऐसे करके जब चलेंगे तो 0 से पाई में तो हमें देखना साइन एक्स। तो बच्चों बताओ, अभी यहाँ पे ऑल सब के सब यहाँ पे क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना, ठीक है ना, सारे के सारे तुम्हें पता है ना यहाँ पे प्लस होते हैं, तो साइन यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। फिर नेक्स्ट है π/2 से पाई में साइन क्या होता है, प्लस होता है ना। तो कुल मिला के क्या पता चला तुम्हें कि 0 से पाई में साइन क्या होता है, प्लस होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। 0 से पाई में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई में साइन पॉजिटिव हो गया ना, लेकिन हमें साइन से मतलब थोड़ी, हमें तो माइनस साइन से मतलब है। तो सोचो कि ये चीज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कितना होता है बच्चों, नेगेटिव ना। तो साइन अगर क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर क्या है, साइन हमने क्या पता लगाया, हमें तो मतलब मेन हमें ये पता लगाना है कि f' की वैल्यू 0 से पाई के बीच में क्या होगी। अगर ये वैल्यू ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे ह्रासमान है, और अगर पॉजिटिव आती है तो हम बोलेंगे कि वर्धमान है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें साइन एक्स के बारे में पता लगाना। तो हमें पता लगा कि साइन एक्स 0 से पाई में धनात्मक होता है, धन होता है। तो हमें f' कितना हो जाएगा, ऋण और धन कितना हो गया, ऋण हो गया ना। तो माइनस साइन एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि f' क्या है, 0 से छोटा है। तो अतः क्या होगा, 0 से पाई में f क्या होगा, निरंतर ह्रासमान है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा अंतराल क्या पूछा उन्होंने, पाई से 2 पाई में, उन्होंने कहा निरंतर वर्धमान सिद्ध करो। तो बच्चों f' तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब इसे चेक करेंगे हम पाई से 2 पाई में। तो पाई से 2 पाई, पाई ये रहा 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में बता सकते हो साइन क्या होता है। यहाँ भी साइन नेगेटिव होता है और यहाँ भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ क्योंकि टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि पाई से 2 पाई में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 से कम होता है। जब साइन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। इसका मतलब f' क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये माइनस साइन एक्स है जो
देखो साइन एक्स तो नेगेटिव है, मतलब माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पता चल के हमें एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा मतलब धन है, तो एफ डैश एक्स धन हो गया, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये निरंतर वर्धमान है। ठीक है, फिर एक और बार समझा देता हूँ कि बच्चों इस वाले इंटरवल में 0 से पाई में तो साइन तो था धन, ठीक है ना, तो धन और ऋण कितना होता है बच्चों, ऋण, तो ओवरऑल ये एफ डैश एक्स क्या है, ऋण आया, तो ऋण आया तो निरंतर ह्रासमान आया। नेक्स्ट है पाई से 2 पाई में साइन एक्स क्या है, हमें पता है कि होता है ऋण होता है, तो ऋण और ऋण कितना हो गया धन, तो एफ डैश एक्स क्या है धन, धन का मतलब है कि क्या होगा, ये निरंतर वर्धमान होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, और फिर लास्ट में बच्चों उन्होंने जो पूछा है, लास्ट में उन्होंने कहा है 0 से 2 पाई में बताओ ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान। तो बच्चों 0 से 2 पाई कौन सा अंतराल है, अभी हमने बोला 0 से पाई और पाई से 2 पाई, 0 से 2 पाई तो ये ओवरऑल हो गया दोनों मिला के, तो 0 से तो 2 पाई ये पूरा हो गया, 0 से और पूरा 2 पाई, तो हम 0 से 2 पाई तो हम बता चुके हैं ना कि आधे में ये ह्रासमान आया और आधे में ये वर्धमान आया। तो ए और बी से साफ हमें पता चल रहा है कि आधे में तो ये वर्धमान आ रहा है, आधे में ह्रासमान आ रहा है। इसका मतलब पूरे इंटरवल की अगर बात करें तो फलन ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान। आया समझ में, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। किसी इंटरवल में अगर आधे में मतलब कुछ इंटरवल में तो बढ़ रहा है फलन, कुछ में घट रहा है, तो ओवरऑल इंटरवल में हम बोलते हैं कि ना वर्धमान है ना ह्रासमान। तो हमने ऊपर देखा कि आधे में जब हमने पाई से 2 पाई की अगर बात करें, ठीक है ना, तो थोड़ा सा गलत लिख दिया शायद मैंने, यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है ना। तो अगर हम देखें 0 से 2 पाई की अगर हम बात करें तो 0 से पाई तक तो फलन कैसा है, 0 से पाई तक तो फलन निरंतर ह्रासमान आया। अभी तो हमने किया था 0 से पाई में तो फलन क्या आया, निरंतर ह्रासमान। फिर पाई से आगे बढ़े 2 पाई तक वो फलन फिर बढ़ गया। इसका मतलब अगर ओवरऑल बोलें 0 से 2 पाई तो फलन क्या आ रहा है, ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली में, तुम वो खुद करोगे होमवर्क। इसके बाद बच्चों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं अंतराल वाले भी होते हैं। ठीक है, जिसमें अभी तक तो क्या हो रहा था, वो अंतराल खुद से दे रहे थे ना, तुम्हें बोल रहे थे कि बताओ कि इस अंतराल में फलन को बताओ, ह्रासमान है वर्धमान है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, वो अंतराल नहीं देंगे, अंतराल भी तुम्हें खुद निकालने हैं, खुद ही फिर ये भी बताना है कि वर्धमान और ह्रासमान। तो अंतराल ज्ञात कीजिए कि एफ एक्स जो ये है, ठीक है ना, तो बताना है कि जो फलन तो उन्होंने दे दिया लेकिन बताया नहीं कि किस रेंज में तुम्हें बताना है। तो अंतराल तुम्हें खुद ज्ञात करना है, खुद बताना है कि उस अंतराल में, किस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है और किस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान। तो बहुत ही आसान होता है बच्चों अंतराल निकालना। ठीक है, तो अंतराल निकालने का क्या तरीका होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो फलन पहले दिया होता है उस फलन का सबसे पहले क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। और बच्चों अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सिंपल सा है। अंतराल ज्ञात करने के लिए जो एफ डैश एक्स है, मतलब जो तुमने अवकलन ज्ञात किया है, उसको किसके बराबर रखा जाता है, 0 रखने पर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अंतराल ज्ञात करना है तो क्या करना है, जो भी अवकलन किया तुमने, और अवकलन तो तुम्हें वैसे भी करना ही होता है, तुम्हें पता है ना, क्योंकि जब हमें निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान चेक करना होता है तो वो एफ डैश एक्स की जो चिन्ह है, धन है ऋण है, उसी से पता चलता है कि वो फलन निरंतर वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो वो तो वैसे भी ज्ञात करना ही था। ठीक है, तो वो इस काम भी आ जाता है। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो एफ डैश एक्स होता है उसको किसके बराबर रखते हैं, 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2x - 4, तो उसको हमने 0 के बराबर रखा, तो उससे बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे x की वैल्यू 2 तो आ गई, तो अंतराल तो अभी भी नहीं मिला। तो बच्चों मिला है अंतराल। ठीक है, कैसे मिला है देखो मैं बताता हूँ। अब मान लो जैसे ही x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाओगे। ठीक है ना, और नंबर लाइन तुम्हें पता है कि कहाँ से शुरू होती है बच्चों, माइनस अनंत से शुरू होती है ना। जो नंबर लाइन है वो कहाँ से शुरू होती है, माइनस अनंत से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है, प्लस अनंत तक जाती है ना नंबर लाइन। तो सबसे पहला काम तुम्हें करना है नंबर लाइन बनाने का। मतलब तुम्हें ये तो पता है ना कि जो भी नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं तो सारी की सारी तो शुरू होती हैं वो माइनस अनंत से, खत्म होती है प्लस अनंत में। तो तुम जैसी जो भी वैल्यू तुम्हारी एक्स की निकलेगी ना, वो तुम यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर दोगे, रख दोगे। तो माइनस अनंत से अनंत के बीच में तो होता है ना 2, तो 2 रख दोगे। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊँ, जरूरी नहीं है हर बार एक्स की एक ही वैल्यू है, कभी कभी ज्यादा भी आती है। मान लो 2 आती है और एक दूसरी वाली 5 आ जाती है, तो तुम यहाँ पे 2 लिखते और यहाँ पे क्या लिखते, 5 भी लिखते हैं। लेकिन लिखना ना सही ढंग से है, ऐसे नहीं कि 2 यहाँ पे लिखा और 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसीलिए नंबर लाइन बनाएंगे ताकि तुम ढंग से लिख पाओ। ठीक है, 2 लिखोगे फिर 5।
तो ऐसा करके बच्चों हम अंतराल अब बना पाएंगे। तो एक अंतराल तो बच्चों हुआ माइनस अनंत से 2 तक, और एक अंतराल होता है 2 से लेकर अनंत तक। और सोचो अगर यहाँ पे 5 भी होता तब क्या होता, तब अंतराल होता माइनस अनंत से 2, 2 से 5, 5 से अनंत तक। ठीक है, अब थोड़ा सा अंतराल तो हमने लिख लिया, लेकिन थोड़ा सा ब्रैकेट का ध्यान रखना कि छोटा ब्रैकेट लगाना कि बड़ा। तो बच्चों अनंत में तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि अनंत में तो आंख मूंद के हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाओ कि अनंत कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें कि हमें पता है ना छोटा ब्रैकेट तब लगाते हैं हम जब उस वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू तो कुछ होती नहीं है तो इसे हम लेंगे ही नहीं, तो इस पर तो हमेशा छोटे ब्रैकेट लगते। अब नेक्स्ट बात करें 2 की, तो 2 पे भी बच्चों हम छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि 2 पे तो फलन की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई ना। ठीक है, तो हम तो बात निरंतर वर्धमान या ह्रासमान की कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की। इस पे तो 0 हो रही है, इसलिए जो ये बीच के जो पॉइंट्स में मिलते हैं ना, तो उन पे भी तुम्हें क्या करना है, छोटा ही ब्रैकेट लगाना, बड़ा नहीं लगाना। तो अंतराल इस तरीके से माइनस अनंत से 2 और 2 से अनंत से मिल गए ना तुम्हें अंतराल। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, आगे क्वेश्चन करना। अब तुम्हें इन 2 अंतराल में जितने भी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें 3 मिले, 4 मिले, 5, उनमें एक एक करके तुम्हें चेक करना है कि फलाना वर्धमान है कि ह्रासमान है। चेक कैसे करते हैं, चेक करने का वही तरीका है। हम किसको चेक करते हैं, वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू धन होनी चाहिए और ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ऋण होनी चाहिए, बस वही हमें चेक करना है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अंतराल तो निकल गए ना, अब वो पुराना वाला ही मेथड है। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों अंतराल में बच्चों चेक करेंगे क्या, किसका चिन्ह चेक करते हैं हम, एफ डैश एक्स का ही तो चिन्ह चेक करते हैं, तो हम इस एफ डैश एक्स का चिन्ह चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एफ डैश एक्स है ये कितना था, 2x माइनस 4 ना। तो अब 2 अंतराल मिले ना हमें, तो सबसे पहले माइनस अनंत से 2 में हम एफ डैश एक्स को चेक करेंगे। देखो चेक कैसे करना है, चेक करने का तरीका यहाँ पे ऐसे है। एक तो वो हमने अभी पहले पढ़ा था 0 से पाई, पाई से 2 पाई, वहाँ पे तो साइन कॉस की बात थी, तो हमने पूरा चतुर्थांश करके देखा। यहाँ पे तो नंबर्स है माइनस अनंत से 2, तो तुम्हें क्या करना है, माइनस अनंत से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेना है। ठीक है ना, कोई भी एक नंबर ले लो। ठीक है ना, और वो नंबर तुमने यहाँ पे रखना है। ठीक है ना, और उसको चेक करके तब बताना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे मान लो तुमने माइनस अनंत से 2 के बीच में एक नंबर ले लिया, तो माइनस अनंत से 2 के बीच में क्या नंबर होगा, एक नंबर 1 होगा ना, 0 भी होगा, काफ़ी सारे होंगे। तो मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो 0 ही ले लेते हो, तो 0 यहाँ पे रखो। 0 जैसे यहाँ पे रखोगे तो कितना आया, -4 आया ना। मान लो तुमने नंबर 0 नहीं लिया था, तुमने 1 लिया था, तो 2 एकम 2, 2 में से 4 गया, कितना आया, -2 आया। अभी भी माइनस ही आया, तभी भी माइनस ही आया, और एक ही चिन्ह आएगा। तुम ये मत सोचना कि कहीं हम कोई दूसरा नंबर लेंगे तो दूसरा चिन्ह आ जाएगा। ये अंतराल बने ही ऐसे होते हैं बच्चों कि किसी एक अंतराल में एक ही चिन्ह आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, चाहे तुम कोई भी संख्या लो। तो तुम्हें आंख मूंद के कोई भी संख्या ले लेनी है इस अंतराल में। ठीक है, तो हमने मान लो संख्या 0 ली, माइनस अनंत से 0 2 के बीच में, तो 0 जब हमने यहाँ रखा तो क्या आया, इसका वैल्यू एफ डैश एक्स वैल्यू नेगेटिव आई ना। नेगेटिव मतलब 0 से कम, तो हमने माइनस अनंत से 2 में देख के एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 से कम आई। तो हम बोल देंगे 0 से कम का मतलब क्या हो गया, माइनस अनंत से 2 में एफ कैसा है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे 2 से अनंत से, 2 से अनंत में भी तुम्हें, तो बच्चों 2 से अनंत में देखेंगे तो सेम वही चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, एक अंतराल में तो हम देख चुके थे, 2 से अनंत के बीच में बच्चों को एक संख्या ले लो, तुम चुन लो कि 2 से अनंत के बीच में संख्या, 2 के अनंत के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है ना, तो तुम कोई एक संख्या ले लो। तो वो तुमने मान लो ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, 3 की वैल्यू यहाँ पे एफ डैश एक्स में रख के चेक कर लेनी है। ठीक है ना, तो 3 तुमने यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, 3 रखा, 3 दूनी 6, और 6 में से 4 गया 2। ठीक है ना, तो क्या आया, धन आया ना। तो हम बोलेंगे कि 2 से अनंत में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, धन आई, मतलब ग्रेटर देन 0 आई, 0 से बड़ी आई। धन का मतलब 0 से बड़ी आई। ठीक है, यहाँ पे मैं लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लिख रहा हूँ। तुम चाहे तो ऐसे लिखना चाहते हो कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव लिखना चाहते हो कि ना, धनात्मक है, तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, धनात्मक मतलब ऋण, जैसे ये है तो ये ऋणात्मक है, तो अतः निरंतर ह्रासमान है। एफ डैश एक्स धनात्मक है तो निरंतर वर्धमान है। अगर ऐसी भाषा भी लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से अनंत में एफ कैसा आ गया, निरंतर वर्धमान आ गया। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने ये बात पहले भी करी थी, क्या है कि जो नई किताबें आ रही हैं, ठीक है ना, नई किताबों में निरंतर शब्द को वो हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, खाली वर्धमान और ह्रासमान लिख रहे हैं। और मैंने केवल इसलिए करा है ये पुरानी वाली बुक वाला, क्योंकि मैंने देखा एग्जाम में निरंतर करके आया था,
तो ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं लेकिन ये बता दूं, बाई चांस निरंतर शब्द हट के आ जाए एग्जाम में तो भी तुम्हें सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना। निरंतर हट जाए, बोलें कि वर्धमान है कि ह्रासमान, सेम यही करना है। वर्धमान के लिए तुम्हें देखना कि धन चिन्ह एफ डैश एक्स का, और ह्रासमान के लिए देखना है ऋण चिन्ह देखना है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स फलन निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान है। तो साफ पता चल रहा होगा ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है ना, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देखो इसमें क्या है, प्रोसीजर सारा वही है, बस ये कि थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज़ होगा देखो ध्यान से, एक तो हम एफ एक्स निकाला, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने जब एफ डैश एक्स निकाला ना, तो हमने जब इसका अवकलन किया तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12 एक्स, ये भी सही हो गया, 72 हो गया। एक्स का 1 होता है 30 का 0 हो जाएगा अवकलन, ठीक है। अवकलन में कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ध्यान से देखोगे तो अब तुम्हें क्या करना है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वैसे कर सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अब तुम इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस वाली बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें दरअसल आगे करना क्या है, अंतराल के लिए मैंने तुम्हें क्या समझाया था, अंतराल के लिए ये करना है ना, आगे एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है ना, ठीक है। यानी कि तुम ये 12 एक्स स्क्वायर माइनस इसको 0 के बराबर रखोगे और तब एक्स की वैल्यू निकालोगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे तभी तो निकाल पाओगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे ना तभी तो निकाल पाओगे, क्योंकि इस बार एक्स के 2 मान आएंगे। तो बच्चों ऐसा करना है, तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो फैक्टर तुम बाद में करोगे ना, वो फैक्टर अभी कर लो, ठीक है। मतलब तुम ऐसे मत करना कि अब तुमने केवल एफ डैश एक्स इतना निकाल दिया और तुम उसके बाद कर रहे हो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना, और फिर तब इसको रख रहे हो, फिर फैक्टर करो। जैसे करो फैक्टर अभी निकाल लो, ठीक है। तो मैंने देखो फैक्टर अभी निकाले कैसे, 12 मैंने कॉमन ले लिया, 12 कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। तो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, गुणा करके 6 आए और घटा के 1 आए, ठीक है। तो वो हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तुमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के फैक्टर कितना हो गया, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2। तो बच्चों तुम्हें इस तरीके से एफ डैश एक्स को ऐसे ही नहीं रहने देना है, एफ डैश एक्स को फैक्टराइज करके ऐसे लिखना है, ये तुम्हारे बहुत काम का होता है। एफ डैश एक्स ऐसे फैक्टराइज किस काम आता है अभी बताऊंगा मैं। तो बच्चों आप क्या करना है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था एफ डैश एक्स को वैसे मत रहने देना, उसको अंतराल रूप में उसको फैक्टराइज करके जरूर लिख लेना, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें, अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, अंतराल ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स को कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं ये। तो अब हमें फैक्टर तो हमने पहले ही कर दिया था, तो हमारे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू तो 3 आई और एक एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एफ डैश एक्स क्योंकि हमने फैक्टर कर दिया ना, तो हमने सीधा यहाँ पे रखा तो एकदम से वैल्यू भी निकल गई, 2 और 3। मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक्स की वैल्यू जैसी निकलती है तो हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पे माइनस अनंत से अनंत के बीच में इन्हें रख देते हैं। 2 3 मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हम कैसे बनाते हैं अंतराल, तो एक अंतराल क्या होगा, माइनस अनंत से 2, दूसरा अंतराल क्या होगा, 2 से 3, और तीसरा अंतराल क्या होगा, 3 से अनंत तक, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अब चेक कर करके देखते हैं बच्चों कि वैल्यू इनके बीच में क्या आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं माइनस अनंत से 2, फिर देखेंगे 2 से 3 और 3 से अनंत। तो बच्चों देखो मैंने तुम्हें बोला था कि एफ डैश एक्स को वैसे मत छोड़ना। पीछे एफ डैश एक्स कैसे छूटा हुआ था, देखो पीछे एफ डैश एक्स छूटा हुआ था 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 72। तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। देखो 12 एक्स स्क्वायर माइनस जो भी था 12 एक्स माइनस 72, कुछ ऐसे था ना पीछे, ठीक है ना। तो तुम वैसे ना छोड़ के फैक्टर कर दो, देखो तुम्हारे लिए कितनी आसान कैलकुलेशन होगी। कैसे, जैसे तुम्हें बताना है कि माइनस अनंत से 2 में एफ डैश एक्स का चिन्ह बताना है ना, तो माइनस अनंत से 2 में तुम सबसे पहले तो कोई संख्या लो, ठीक है। मान लो माइनस अनंत से 2 में एक संख्या तुमने शून्य ले ली ना, शून्य, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे शून्य रख के चिन्ह चेक करोगे। 12 का चिन्ह तो तुम्हें पता धन है ना, उससे तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें इनके चिन्हों से साफ पता चल जाएगा कि ओवरऑल ये कितना आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो हो गया धन। अब x की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव, माइनस ही तो आएगा, 0 माइनस 3 मतलब माइनस, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पे भी रखो, x की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। अभी ये भी मत देखो, अभी तुम्हें केवल चिन्ह देखना है बच्चों, ठीक है ना, चिन्ह देखना। अब ये भी मत देखना कि ये कहते हैं कि यहाँ पे मतलब तुम गुणा भाग करने मत लग जाना यहाँ पे, ठीक है। कहीं तुम सोचो कि अब यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ -2 रहा, 3 दूनी 6, 6 की गुणा 12 से करें, ऐसा कुछ भी मत करना। तुम्हें केवल इतना करना है, तुम्हें चिन्ह से मतलब है। तो ये तो है धन का, ठीक है।
तो इसको तो किनारे करो। अब केवल इन दोनों को देखो, मान लो ये दोनों धन हो जाते हैं तो ओवरऑल धन हो जाएगा, ये दोनों ऋण हो जाते हैं तो ऋण ऋण भी धन हो जाएगा, एक धन एक ऋण होगा तो ऋण हो जाएगा, एक ऋण एक धन होगा तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो बस तुम्हें चिन्ह देखना है। ठीक है, तो जैसे ही तुमने यहाँ पे 0 रखा तो ये कौन सा चिन्ह आया बच्चों, ऋण। इस पे भी 0 रखो तो 0 - 2 फिर से कौन सा चिन्ह आया, ऋण। तो ऋण और ऋण कितना हो गया बच्चों, धन हो गया ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो f' का चिन्ह कितना आया, माइनस अनंत से 2 के बीच में उसका चिन्ह था ऋण गुणा ऋण, तो कितना आया कुल मिला के धन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है f' क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया ना। तो फलन क्या हो गया, इसमें अंतराल में निरंतर वर्धमान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा अंतराल क्या था, 2 से 3। तो 2 से 3 के बीच में तुम्हें संख्या ले लो तो तुम देखोगे 2 से 3 के बीच में कोई पूर्ण संख्या तो नहीं आ रही, मतलब पूर्णांक संख्या तो नहीं आ पा रही ना। 2 से 3, 2 के बाद सीधा 3 आ रही है, इसका मतलब कोई बीच की संख्या ले लो, 2.5 ले लो, ऐसी संख्या नहीं मिलती, पूरी नहीं मिल रही तो वैसी ले लो, तो वो भी तो हो जाएगी। 2.5 ले लो, मतलब 2.5, 2.5। तो तुम देखो 2.5 लेंगे मान लो हमने, ठीक है ना। तो 2.5 हमने लिया, 2.5 में से 3 को घटाओ, 2.5 तो छोटा है ना 3 से, तो क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा 2.5। ठीक है ना, 2.5 है, 2.5 में से 3 को घटाओ तो 2.5 छोटा है, 3 बड़ा है तो नेगेटिव आएगा। और 2.5 में से 2 को घटाओ, अब कितना आएगा, अब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, इस बार कितना आया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव गुणा पॉजिटिव, तो कितना आया, नेगेटिव आया, यानी कि f' इस बार लेस देन 0 आया। नेगेटिव आया तो निरंतर ह्रासमान, तो 2 से 3 में निरंतर ह्रासमान हो गया। अब 3 से अनंत, तो 3 से अनंत में कोई संख्या ले लो, मान लो 3 से अनंत में ले लो 4। तो 4 संख्या हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं, 4 - 3 1, यानी कि प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, और 4 में से 2 गया प्लस, तो प्लस प्लस आ गया, तो कितना आया, इस बार क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसमें क्या हो गया, निरंतर वर्धमान। तो देखो एक में आया था निरंतर वर्धमान, फिर अगले में आया निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान। तो सामान्यतः बच्चों तुम्हें जो अगर अंतराल मिलते भी है ना, तो ज्यादातर ऐसा होता है। वैसे एक अंतराल में जो मान लो वर्धमान है तो दूसरे में फिर ह्रासमान आता है, फिर वर्धमान आता है। या मान लो पहले में ह्रासमान, मतलब एक में ह्रासमान है तो अगले में वर्धमान फिर ह्रासमान। ठीक है ना, वर्धमान है तो फिर ह्रासमान और फिर वर्धमान। कभी मैं ये, लेकिन कोई रूल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ज्यादातर केस में ऐसा होगा नहीं, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी बन जाती है, ग्राफ कुछ ऐसे भी बन जाते हैं कभी कभी कि इन अंतरालों में एक के बाद एक में वर्धमान है, अगले में भी वर्धमान हो जाता है। कुछ ऐसे अजीब से ग्राफ भी बन जाते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली ग्राफ तो ऐसे बनते हैं ना, बड़ा उसके बाद घटा, फिर बड़ा घटा, लेकिन कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, चेंज होते हैं कि वो बढ़ा और फिर बढ़ गया। ठीक है, तो लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि हर बार ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल अभी फिनिश नहीं हुए हैं, पहले तो बता दो कि 2 एग्जाम्पल और बचे हैं। थोड़ा मैंने आज आसान वाले एग्जाम्पल बताया, अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, त्रिकोणमिति वाले अंतराल वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये अंतराल वाले तो हमने नॉर्मल इसमें अंतराल निकाले ना तुमने, लेकिन अभी त्रिकोणमिति में ये अंतराल निकालना, तो उनको थोड़ा सा समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब प्रश्नावली 6.2 के इससे रिलेटेड जो मैंने आज पढ़ाया उससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस में होमवर्क के लिए दूंगा। अभी मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं सिंपल से, जो अभी आज बताया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड। जैसे प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 तो आसान है। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध करो कि जो फलन है निरंतर वर्धमान है। तो मैंने क्या बोला, निरंतर वर्धमान के लिए क्या करना है, इसका अवकलन करना, तो बस ये बता देना कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हम fx है, fx का अवकलन करेंगे, e की घात 2x का अवकलन करना आता है, e की घात 2x होगा, 2x का भी अवकलन होगा, चेन रूल लगेगी, श्रृंखला नियम। तो 2 इंटू e की घात 2x हो गया ना। हमें निरंतर वर्धमान बताना है ना बच्चों, ठीक है ना, निरंतर वर्धमान। तो 2 इंटू e की घात 2x कितना होता है बच्चों, ग्रेटर देन। निरंतर वर्धमान तभी तो होगा जब ये चीज धन आएगी। तो बच्चों 2 तो धन होता है ना, ध्यान रखना ये वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, धन आएगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि e एक 2 से 3 के बीच में संख्या होती है। ठीक है ना, तो 2 से 3 के बीच में कुल मिला के एक धन संख्या होती है। मैं तुम्हें वैसे ही बता दूं, तुम कोई धन संख्या तुमने लिखी, उसकी घात तुम कुछ भी धन संख्या करोगे तो प्लस में ही तो आएगी वैल्यू। ठीक है ना, लेकिन तुम सोचो कि अगर घात में ऋण भी तो हो सकती है, तो ऋण करोगे तो भी बच्चों धन में ही आएगी वैल्यू। 2 की घात -3 का मतलब होता है 1/2 की घात +3, तो 1/8 आ गया, तो भी तो धन ही आया। तो ये भी धन आ रहा है, ये भी धन आ रहा है। मतलब अगर कोई धन संख्या है, ठीक है ना, कोई अगर धन संख्या है तो ये, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, 2 से 3 के बीच एक धन संख्या होती है। ठीक है, 2 से 3 के बीच धन ही तो संख्या होती है। तो अगर किसी धन संख्या का कोई भी हम घात लेते हैं ना बच्चों, तो हमेशा धन ही आता है। ठीक है, चाहे वो ऋण में घात लो या धन में लो, तो इसलिए ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या तुम ले लो,
कुछ भी रख दो यहाँ पे, चाहे 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -2 रखो, कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, तो ये फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान। तो तुम्हें ये लिखना जरूर है कि एग्जाम में कि ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर सीधा 10 करा रहा हूँ। बीच के काफी सारे क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए, और कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट आगे बताने तो वो होमवर्क के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि प्रश्न नंबर 1 से 9-10 तक के सारे ही होमवर्क हैं, ये सारे नहीं है, जो मैं लिखूंगा वो सब होमवर्क में करूंगा। ठीक है, तो अभी काफी सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। प्रश्न नंबर 10 है छोटा सा, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान फलन। लघुगणकीय फलन बच्चों क्या होगा, लॉग एक्स को तो बोलते हैं ना लघुगणकीय फलन, लघुगणक मतलब लॉग को बोलते हैं ना, लॉग फलन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने दिया ही नहीं कुछ, मतलब लिख के नहीं दिया कि एफ एक्स बराबर कितना है, तो खुद से तुम्हें लिखना है कि एफ एक्स बराबर कितना है, लॉग एक्स है, क्योंकि वो लघुगणकीय फलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें तो बताना है कि निरंतर वर्धमान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने इसका अवकलन कर दिया, log x का अवकलन करना तो तुम्हें आता ही 1/x। तो अब हमें देखना है कि इसका चिन्ह, दूसरा हमें उन्होंने अंतराल खुद इस बार 0 से अनंत दिया, इस बार r नहीं दिया, 0 से अनंत। तो हमें देखना है कि 0 से अनंत में इसका चिन्ह क्या आता है। तो बच्चों 0 से अनंत में 1/x का चिन्ह तुम बता सकते हो क्या, रख के देख लो वैल्यू कोई भी 0 से अनंत के बीच में। 1 रखोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 1/x तो हमेशा धन ही आने वाला है ना, तो 0 से अनंत के बीच में कुछ भी रख लो, 5, 7, 8, 10, 12। तो 0 से अनंत के बीच में 1/x की वैल्यू क्या आ रही है, धनात्मक क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, इसका मतलब ये निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो होमवर्क हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, ये भी सिंपल है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स ना, तो हमें जब भी वर्धमान और ह्रासमान बताना होता है और पहले से इंटरवल दिए होते हैं, तो हमें केवल ये बताना है कि वो f' पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करना तो बच्चों आसान है ना, लॉग है, लॉग के आगे ये कैसा फलन है, फलन के अंदर फलन है, मतलब श्रृंखला नियम लगेगा ना, लॉग का जो आगे जिस चीज का लॉग निकाल रहे हैं वो साइन एक्स है। ठीक है, तो लॉग एक्स की जगह थोड़ी देर के लिए साइन एक्स है। लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x ना, तो लॉग साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/sin x। फिर चेन रूल लगाएंगे, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। तो बच्चों cos बटे साइन कितना होता है, cot। तो कुल मिला के f' की वैल्यू कितनी आ गई, cot x आ गई ना। अब हमें किस में बताना है, एक तो हमें 0 से π/2 में बताना है, और एक 0 से π/2 में बताना है। ठीक है ना, और एक बताना है, ठीक है ना, 0 से π/2, 0 से π/2 तो ये हो गया ना, 0 से π/2 मतलब प्रथम चतुर्थांश। तो बच्चों प्रथम चतुर्थांश में cot x क्या होता है बताओ, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, इसका मतलब cot x पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है f' क्या आ जाएगा, पॉजिटिव धन आ जाएगा, इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान हो गया। और नेक्स्ट कौन सा इंटरवल बोला उन्होंने, π/2 से π। तो π/2 से π बच्चों ये हो गया सेकंड वाला, π/2 से π। तो यहाँ पे cot क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो π/2 से π में cot नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो π/2 से π में f निरंतर ह्रासमान। तो बहुत आसान था। तो एक चीज मैं बता दूं, प्रश्न नंबर 16 पे ही आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रश्न नंबर 16 पे ही आधारित एक क्वेश्चन है, log cos x है। ठीक है ना, उसमें log cos x है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने जो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, उन्होंने लिखा है log mod cos x। तो बच्चों mod का मैंने तुम्हें डिफ्रेंशिएशन मतलब mod का तुम्हें अवकलन निकालना सिखा नहीं रखा तुम्हें। ठीक है, तो उससे मॉड को तुम हटा लेना, मॉड मत लिखना उसमें। ठीक है ना, उसे प्रश्न नंबर 17 तुम्हें मतलब होमवर्क है तुम्हारे, लेकिन वो क्या है, प्रश्न नंबर 17 में लॉग साइन एक्स की जगह लॉग कॉस एक्स लिखना, एक तो मतलब मॉड मत लिखना। ठीक है ना, कॉस एक्स। दूसरा, जैसे ही तुम मॉड हटाओगे तो थोड़ा आंसर में भी चेंज होगा, वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वो। तो 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान ना होकर उस क्वेश्चन में निरंतर ह्रासमान होगा, और ये निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। सेम प्रश्न नंबर 17 क्या है, उसमें साइन एक्स की जगह कॉस एक्स है, और यहाँ पे वर्धमान की जगह ह्रासमान है, ह्रासमान की जगह वर्धमान। तो वो क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क में है। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी जो भी बचे क्वेश्चंस है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता के और ये एक्सरसाइज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे।